Hello everyone, my name is Saurav Ranjan and welcome to the Reveal Point. Today is the fourth lecture of Chemical Reactions and Equations of Standard 10 in which we are going to cover three topics. आज का जो फोर्थ लेक्चर है उसमें हम लोग तीन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज acids. What are acids? What are the different types of acids? After that we will discuss the two other characteristics of chemical reactions. The second one is what the formation of precipitate and the change in color. So these are the topics that we are going to study in today's class. So let's get started. First of all, we are going to discuss about what are acids. Okay, see, acid in Hindi, that is called amla. Okay, yeah. See, आप लोगों ने एसिड का डेफिनेशन हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड 7-8 में भी पढ़ा है. ओके, और एक डेफिनेशन हम लोग स्टैंडर्ड 10 में पढ़ेंगे. ओके, इन चैप्टर नंबर 2, बट मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ. तो दो डेफिनेशंस, एक जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो कि substances which are sour in taste, वो substances जिनका स्वाद खट्टा होता है, okay, that are called the acids. and अभी जो आपको स्टैंडर्ड 10 में डेफिनेशन जो पढ़ना है इसको हम लोग अर्हेनियस डेफिनेशन कहते हैं. ओके ना, तो अर्हेनियस जो डेफिनेशन है, ओके, अर्हेनियस डेफिनेशन में आपको एसिड्स को डिफाइन करेंगे कि सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन and dissociate, or you can also write ionize, dissociate or ionize in water to produce hydrogen ions or hydronium ions. तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, एसिड. तो वो सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन होता है और जब आप उसको वाटर में डालते हो, ओके, तो वो डिसोसिएट कर जाता है, आयनाइज कर जाता है और प्रोड्यूस करेगा आपको हाइड्रोजन आयंस को, या ये कह लो कि हाइड्रोनियम आयंस को. अब तुम्हारा कंफ्यूजन होगा कि सर हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोनियम आयंस, दोनों का नाम तो अलग अलग है, तो फिर आप दोनों के लिए एक ही चीज़ क्यों यूज कर रहे हैं. तो वो थोड़ी देर में आपको मैं समझाता रहा हूँ. तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया. एक जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी चीज़ें खट्टी होती हैं दे आर व्हाट, एसिड्स, या ये कह लो कि उनमें एसिड्स प्रेजेंट होता है. जैसे आपका जो लेमन है वो खट्टा होता है क्योंकि उसमें आपको एसिड प्रेजेंट होती है. कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है सबको पता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होती है ना. लेकिन अभी जो स्टैंडर्ड 10 में आप जो डेफिनेशन पढ़ोगे उसमें हम लोगों ने वो दिया गया था अर्हेनियस नाम के केमिस्ट के द्वारा. तो उन्होंने कहा कि भाई वो सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और जब आप उसको वाटर में डालें, ओके, तो वो टूटे, आयनाइज करे, डिसोसिएट करे और प्रोड्यूस करे हाइड्रोजन आयंस को या हाइड्रोनियम आयंस को, तो दैट आर कॉल्ड द एसिड्स. अब मैं इसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 में है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. देखो H2SO4 को जब हम वाटर में मिलाते हैं, ठीक है, तो ये आपको डिसोसिएट करता है और प्रोड्यूस करता है H प्लस एक्वस एंड प्लस SO4 2 माइनस एक्वस. ठीक है, और बेसिकली H2SO4 जब टूटता है तो ये एक हाइड्रोजन नहीं, ये 2 हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करता है. इट प्रोड्यूसेस 2 हाइड्रोजन आयंस. ओके, H2SO4. क्योंकि देखो फॉर्मूला यदि याद हो तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है 1+,
जबकि सल्फेट आयन की वैलेंसी हो जाती है 2-। ओके, तो इसके दो नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए दो पॉजिटिव होना चाहिए, तो दैट्स वाई दो हाइड्रोजन आयन जो है सल्फेट आयन को के साथ जो है कंबाइन करता है। ठीक है, अब चलो, तो यहां पर हो गया हमारा। अच्छा, अब देखो, यदि तुम यहां पर गौर करोगे तुम सब, तो यहां पर देखना कि यहां पे लिखा हुआ क्या है, एक्वस। नाउ क्वेश्चन आया सर व्हाट व्हाई वी विल राइट इट हियर, राइट एक्वस हियर, इसको एक्वस लिखना क्यों जरूरी है? एक्चुअली यहां पर जो H2SO4 के डिसोसिएशन से आपको जो हाइड्रोजन आयन या जो सल्फेट आयन प्रोड्यूस हो रहा, ये आपको वाटर, ये जो वाटर है इसी में डिसॉल्व रहता है। ओके, दैट्स व्हाई वी विल राइट एक्वस। और बेसिकली ये जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ध्यान दे देना कि ये जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुआ है ये अकेले नहीं रह जाता है, ये आपको जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसके साथ कंबाइन कर जाता है और फॉर्म करता है H3O+, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज ओनली कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, इसी को हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ओके, तो यदि तुम डिसोसिएशन लिख रहे हो और तुमने सिर्फ डायरेक्टली आप H+ लिख देते हो तो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, वो गलत हो जाता है। यू हैव टू राइट व्हाट, you will have to write 2H aqueous, okay, because हाइड्रोजन आयन अलोन नहीं रहता है, वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं, ये था एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 देख लो। यहां पर एग्जांपल नंबर 2 में आप देखोगे HCl की बात कर लेता हूं। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, इसको हम लिख देते हैं एक्वस, और ये फॉर्म करेगा H+ एक्वस प्लस Cl-, ओके, एक्वस। ठीक है ना। अब यहां पर देखो, ठीक है, तो यहां पर देख रहे हो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपको एसिड है। अच्छा, अब कहोगे कि सर यहां पर आपने फर्स्ट एग्जाम्पल में H2O लिखा है जबकि सेकेंड एग्जाम्पल में आपने H2O नहीं लिखा है। तो देखो, यदि आप गौर करोगे तो यहां पर जो है हम लोगों ने H2SO4 के साथ H2O लिखा है, ओके, बट यहां नहीं लिखा है क्योंकि यहां पे ऑलरेडी हमने एक्वस लिख दिया है। एक्वस का मतलब ही होता है कि ये जो HCl है that is dissolved in what, that is dissolved in water, ये वाटर में ऑलरेडी डिसॉल्व है। तो we can write either like this, okay, or like this। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, both of them are correct। in some of the books, okay, the dissociation of acid is written like that, and in some of the books this is written like this। तो आप जो है कोई भी यूज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ो, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो HCl aqueous forming H3O+, ओके, प्लस Cl-, ओके, आप ऐसे भी लिखोगे तो इसको गलत नहीं माना जाएगा, ओके, लेकिन हमेशा याद रखो कि जब भी आप सिर्फ H+ लिख रहे हो तो आपको एक्वस लिखना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर प्रोविजन, आपके लिए कहीं कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको वो लिखना ही होगा, क्योंकि तब वो डिनोट करता है कि ये जो हाइड्रोजन आयन है वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिला हुआ है। तो आप ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर है। तो मेरे हिसाब से एसिड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं बार बार बोलता हूं कि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यदि आप वीडियो को देखते हो एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि सर ये क्लियर नहीं हो रहा है, तो या तो मैं उसे अगले वीडियो में बताऊंगा या फिर आपके कमेंट सेक्शन में ही मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब चलो, तो ये हो गया था एसिड्स का डेफिनेशन वगैरह हो गई। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इस चीज को अभी ज्यादा तो मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, लेकिन एक चीज याद रखना कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि एसिड, कोई भी जो है एसिड जो है वो जो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, वो जो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा दैट इट कैन शो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ओके, वो सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में ही शो करेगा, ओके, है ना।
यदि पानी नहीं होगा तो एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर सकता है। इस चीज को हम लोग एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी कर सकते हैं, बट अभी नहीं करेंगे। ओके ये हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में, तो याद रखना। अब और कुछ चीजें आप लोगों ने स्टैंडर्ड 7 में पढ़ा होगा एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में, आपने एबीआई के बारे में पढ़ा होगा एसिड बेस इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट वहां अभी हम टाइप्स में नहीं जाते हैं। वहां एक सबसे जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एबीआई है, ओके दैट इज आपको लिटमस पेपर। ओके लिटमस पेपर या लिटमस सोल्यूशन, मैं उसकी बात कर लेता हूं। तो देखो लिटमस पेपर या जो लिटमस सोल्यूशन है ये आपको बेसिकली जो है दो तरह का होता है। ओके एक होता है रेड और एक होता है ब्लू। तो आप सबको पता है ये चीज, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो एसिड जो होते हैं, ओके एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर या सोल्यूशन को रेड में बदल देते हैं। ओके जबकि जो बेसिस होते हैं, ओके वो आपको रेड लिटमस को ब्लू में बदल देंगे, रेड लिटमस को ब्लू में बदल देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो ये चीजें हो गई। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि टाइप्स ऑफ एसिड्स की, बड़ा ही शॉर्ट में डिस्कस करूंगा क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है। मेन टॉपिक था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके चलो तो इसको वाइप करते हैं। देखो एसिड्स को यदि हम क्लासिफाई करने की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड्स, टाइप्स ऑफ एसिड्स। ओके तो देखो एसिड्स को क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। ओके सबसे जो पहला क्राइटेरिया जिसपे मैं डिस्कस कर रहा हूं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, या यू कैन से द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके है ना, इसके बेसिस पर बात कर लेते हैं। ओके तो देखो एसिड्स दो तरह के होते हैं। यदि इस क्राइटेरिया को हम लेके चलते हैं, यदि इस क्राइटेरिया को आप लेके चलते हो तो इस क्राइटेरिया के बेसिस पर आपको एसिड्स दो तरह के हो जाते हैं। एक हो जाता है आपको स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एक हो जाता है आपको वीक एसिड्स। ठीक है पहले इसको समझ लेते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड्स किसे कहते हैं, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स? ओके सिंपल, एसिड्स which dissociate completely in water to produce large number of हाइड्रोजन आयंस, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो जो एसिड आपको वाटर में जाना पर पूरी तरह से आयनाइज करेगा, ओके, और ऑब्वियस सी बात है जब पूरा आयनाइज करेगा तो वहां पर जो हाइड्रोजन आयंस की जो प्रोडक्शन होगी, ओके, उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी, लार्ज होगी, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और जस्ट इसका उल्टा वीक एसिड्स में बोल देंगे कि पार्शियली आयनाइज करेगा। ओके कैसे आयनाइज करेगा? पार्शियली आयनाइज करेगा वाटर में, एंड दैट इज वाई यहाँ पर जो आपको हाइड्रोजन आयन का प्रोडक्शन होगा, ओके, देयर रिलेटिवली वहाँ पर स्मॉल नंबर ऑफ, ओके, या लेस नंबर ऑफ आपको हाइड्रोजन आयंस का प्रोडक्शन होगा। तो ये डेफिनेशन इसी पर सेट कर दोगे कि एसिड्स व्हिच डिसोसिएट पार्शियली इन वाटर टू प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, तो दैट आर द वीक एसिड्स। तो चलो ये डेफिनेशन हो गया हमारा क्लियर। अब उसके बाद एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। देखो जो मिनरल एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स क्या होते हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे थोड़ा सा। देखो मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि सारे मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन जो आपको जो मोस्ट तीन जो सबसे कॉमन है, एक तो हो गया आपको HCl, एक हो गया आपको H2SO4,
एक हो गया आपको HNO3। ये जो तीन सबसे मतलब जो सबसे कॉमन भी हैं और सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, ये जो तीन मिनरल एसिड्स हैं, ओके, दीज ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ओके, ये आपको जब वाटर में जाते हैं, ओके, यानी कि एक्वस, है ना, तो ये सारे के सारे पूरी तरह से आयनाइज कर जाएंगे। दे विल आयनाइज कंप्लीटली टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ओके, दे विल प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। चलो, तो ये हो गया हमारा डिसोसिएशन। ये क्लोराइड आयन, ये सल्फेट आयन, ये नाइट्रेट आयन, ओके, HNO3। तो ये सारी की सारी हो गई, है ना। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड्स का। अब देखो, मैंने बोला था कि सारे मिनरल एसिड्स आपको स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होते हैं, तो इसका एक्सेप्शन भी आ जाता है। तो मैं एक्सेप्शन का नाम बता देता हूँ। ओके, एक्सेप्शन में आ जाता है आपको, एक्सेप्शन में आ जा रहा है आपको H3PO4, दैट इज फॉस्फेरिक एसिड। उसके अलावा H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। उसके अलावा आपको जो है, ओके, उसके अलावा आ जाएगा आपको H2CO3, कार्बोनिक एसिड। तो ये तीन मेरे पास अभी एग्जाम्पल्स हैं, ये तीन एग्जाम्पल्स हैं, ओके, जो आपको मिनरल एसिड्स होने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होते हैं, तो याद रखोगे। अब आ जाते हैं वीक एसिड्स में। तो वीक एसिड्स में मेनली आपका जो यदि इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं, तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जो आपको नेचुरल एसिड्स जो होते हैं, है ना, नेचुरल या फिर आप कह लो कि ऑर्गेनिक एसिड्स, ओके, है ना, ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं, तो ये जो होते हैं आपको वीक एसिड्स होते हैं। ओके, वीक एसिड्स होते हैं। यदि हम एग्जाम्पल्स की यदि बात करें, तो एग्जाम्पल में जैसे मान लो कि हमारा CH3COOH, इसको हम लोग जानते हैं, इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड, बट इसकी जो केमिकल नेम होती है वो होती है इथेनोइक एसिड। अच्छे से याद रखना क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके, और इसे हम लोग पढ़ेंगे फिर से। इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है आपको चैप्टर नंबर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, अभी तो डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, बट जब चैप्टर नंबर 4 में आएंगे तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस रिलेटेड इससे, और ये सारी चीज़ें। तो अब देखो, ये क्या होता है कि ये जब वाटर में जाता है, ओके, यानी कि एक्वस जाता है, तो ये पूरी तरह से आयनाइज नहीं करता है, ओके, इट आयनाइजेस इनकम्प्लीटली या पार्शियली। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पार्शियली आयनाइज करेगा तो ये जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, ओके, ये जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, ओके, उसकी जो नंबर्स होंगे वो काफ़ी कम होंगे। ये देखो, ये हो गया हाइड्रोजन आयन एक्वस, ओके, और ये हो गया आपको एसिटेट आयन, ओके, CH3COO-। जिन बच्चों को नहीं पता है वो इसको याद रखेंगे, आगे यूज भी होगा, एसिटेट आयन। तो ये आपको एग्जाम्पल हो जा रहा है वीक एसिड्स का, ठीक है। और देखो, जितने भी नेचुरल एसिड्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, वो आपको वीक ही होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपको क्लियर। अब हाँ, एक छोटी सी चीज़ यदि आप देखोगे तो यहाँ पर देख रहे होगे कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स में दे रहे थे तो सभी में जो है आपको एक सिंगल एरो था, ओके, लेकिन यहाँ पर डबल एरो है, ओके। तो आपको ये जब कंप्लीट आयनाइजेशन होगा तो वो सिंगल एरो से डिनोट करेंगे, लेकिन यदि पार्शियल आयनाइजेशन हो रही तो डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। और कुछ चीज़ें मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, okay, they are strong electrolytes. Now question arises, sir, why they are strong electrolytes? They are strong electrolytes कैसे कह सकते हैं, okay, because they contain they conduct a large amount of what, electricity। वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास करने देते हैं। अब वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को क्यों पास करने देते हैं? because they have what, because they have large number of
हाइड्रोजन आयंस, उनके पास हाइड्रोजन आयंस की संख्या ज़्यादा होती है। जबकि यदि वीक एसिड्स की बात करूं तो दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके, they are weak electrolytes, they do not allow okay large amount of electricity to pass through them, okay, उतना ज़्यादा नहीं पास करने देते हैं। क्यों? because they have less number of hydrogen ions, तो याद रखोगे। उसके बाद यदि बात करूं तो एक और पॉइंट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिएक्ट वेरी क्विकली, ओके, वो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, है ना, जैसे मेटल्स वगैरह के साथ हो गया, मेटल के जो कंपाउंड्स वगैरह हो गए, इसके साथ काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट करता है। एंड इसकी यदि बात करें तो दे रिएक्ट क्वाइट स्लोली, ओके, ये काफ़ी स्लोली रिएक्ट करता है, ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट नहीं करता है। अब सवाल उठता है कि सर ये क्यों, वो कम क्यों? देखो, इस एक्चुअली अभी मैंने बताया ना कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस है, तो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा तो इसके रिएक्शन की जो चांसेस होती है वो बढ़ जाती है, ओके। तो इसमें जो आपको जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जा रहा है, और इसमें जो है उतनी तेज़ी से रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन आयंस कम है। स्टैंडर्ड 10 में यही रीज़न पढ़ना है, ठीक है। आगे जाएंगे तो थोड़ा इन डेप्थ चीज़ें भी सीखने को मिलेगी, बट अभी के लिए इतना काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी आप इस पे ध्यान दीजिए। तो चलो इसको वाइप करते हैं और दूसरे क्राइटेरिया पे आते हैं। देखो, दूसरे यदि क्राइटेरिया की बात करूं, ओके, तो यहां पर दूसरा जो क्राइटेरिया ले रहा हूं वो है कि सोर्स के बेसिस पर कहां से मिल रहा। तो इसके बेसिस पर आपको दो तरह के एसिड्स हो जाते हैं, एक आपको क्या हो गया नेचुरल एसिड्स, और एक हो जाते हैं आपको मिनरल एसिड्स, नेचुरल एंड मिनरल एसिड्स। देखो, नेचुरल एसिड्स को हम लोग कई बार उसे हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं, ओके, जबकि जो मिनरल एसिड्स होते हैं इन्हें हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। अब देखो, नेचुरल और इनऑर्गेनिक में सिंपल है, ओके, जो लिविंग थिंग्स से मिल रहा है, ओके, जो एसिड्स आपको लिविंग थिंग्स में पाई जा रही है या वहां से मिल रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड्स। जबकि मिनरल एसिड्स, तो जो मिनरल एसिड जो हो जाते हैं, आप उन एसिड्स को कहोगे, ओके, जिसको बनाने के लिए, जिसको आप अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले मिनरल्स का यूज करके बनाते हो, तो दैट आर द मिनरल एसिड्स। तो बेसिकली यदि देखा जाए तो ये लिविंग थिंग्स से में पाया जाता है या लिविंग थिंग्स से बनता है, जबकि ये जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो बेसिकली जो अर्थ के क्रस्ट में, ओके, क्रस्ट में जो मिनरल्स पाए जा रहे हैं, अर्थ के क्रस्ट में जो मिनरल्स पाए जा रहे हैं उसका यूज करके बनाएंगे, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द मिनरल एसिड्स। अब देखो, एग्जांपल्स की यदि बात करें तो मिनरल एसिड्स का एग्जांपल्स मैंने दे ही दिया है, ओके। और देखो, मिनरल एसिड्स यूजुअली जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं, एक्सेप्शंस है जैसे सल्फ्यूरस एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, या फिर ऑलरेडी मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया है फॉस्फोरिक एसिड हो गया। तो ये सारे जो हैं इंस्टीड की दे आर मिनरल एसिड्स, बट दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर वीक एसिड्स। अच्छा, अब देखो, नेचुरल एसिड्स जैसे कि आपको एसिटिक एसिड हो गया या इथेनोइक एसिड जिसे आप कहते हैं, ओके, ये जो CH3COOH है ये आपको एक नेचुरल एसिड है, तो ये आपको वीक होता है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अदर एग्जाम्पल्स में यदि बात करूं तो जैसे कि जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे लेमन हो गया, आंवला हो गया, ओके, तो लेमन हो गया, आंवला हो गया, इन सब में, या ऑरेंजेज हो गए, तो इनमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड, ओके। तो सिट्रिक एसिड जो है इसका फॉर्मूला हो जाता है आपको C6H8O7, ओके, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो C6H8O7। तो ये आपका जो सिट्रिक एसिड है ये भी आपको एक नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड है। उसके अलावा आंट, यानी कि जब चींटियां आपको काटती हैं तो उस समय आपके बॉडी में बेसिकली जो एसिड रिलीज होता है वो दैट इज द मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड आपको जो है केमिकल नेम है, इसका जनरल नेम होता है फॉर्मिक एसिड, इसका जनरल नेम होता है फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मूला हो जाएगा आपको HCOOH, ओके। तो ये हो गया आपका नेचुरल एसिड्स, तो ये भी मेरे हिसाब से क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, अभी के लिए वही लेते हैं कि पानी की मात्रा के बेसिस पर। तो पानी की मात्रा के बेसिस पर, ओके, कि एसिड में कितना वाटर प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर जो है आपको जो है एसिड्स दो तरह के हो जाते हैं, एक हो जाता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स और एक हो जाता है डाइल्यूट एसिड्स। जैसा कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में यदि आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पर हम लोग यूज कर रहे थे डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl। तो ये डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ओके।
चलो, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, ओके, यदि अमाउंट ऑफ वाटर की बात करते हैं, जब हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे तो थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, ओके। तो अमाउंट ऑफ वाटर की यदि बात करते हैं तो यहां पर आपको हो जा रहा है दो, ओके। एक हो जा रहा है आपको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स और दूसरे हो जाते हैं आपको डाइल्यूट एसिड्स। अब सवाल उठता है कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। तो देखो, वो एसिड जिसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर जो है, ओके, अमाउंट ऑफ वाटर जो है, ओके, लिस्ट पॉसिबल अमाउंट वाटर हो, लिस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर हो, यानी कि कम से कम पानी की मात्रा हो, तो उसको कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और इसमें कहेंगे डाइल्यूट एसिड्स विच हैव व्हाट, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ओके, जिसमें पानी की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, उसको हम लोग कहेंगे डाइल्यूट एसिड्स, ओके। अब देखो एक और चीज याद रख लो, तो ये तो हो गया कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड को मैंने बताया था कि जो इक्वेशंस लिखते हैं हम लोग, ओके, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड को रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्क से, और जबकि डाइल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं DIL डॉट डल से, ओके। तो ये याद रखना है। अब उसके बाद यदि बात करें तो एक क्वेश्चन उठता है कि क्या सर हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कैन बी डाइल्यूटेड, ओके, है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में बदलने का, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ एसिड। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो इफ समवन आस्क्स व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूशन ऑफ एसिड, तो हम लोग बोलेंगे the process of adding water to acid, okay, एसिड में पानी की मात्रा को बढ़ाना या कह लो कि ऐड करना, दैट इज कॉल्ड द डाइल्यूशन ऑफ एसिड। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि ये जो डाइल्यूशन ऑफ एसिड होता है, दैट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ओके, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब क्वेश्चन उठता है कि सर हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहने का मतलब सर, ओके, देखो एक बार फिर से हम लोग इस एक्सोथर्मिक पर तो काफी ज्यादा डिस्कशन करना है, कई बार करेंगे हम लोग इस टर्म को। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस जिसमें आपको एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ हीट, या कई बार दूसरे फॉर्म्स में भी, जैसे लाइट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में प्रोड्यूस हो पाती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जो एसिड की जो डाइल्यूशन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा आपको इस प्रोसेस में हीट रिलीज होती है, यानी कि ये एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो देखिए, जब भी हम किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो एक बात याद रखना कि कभी भी एसिड को आप वाटर में नहीं डालोगे। यू विल नेवर व्हाट पुट एसिड टू वाटर, ओके, ये बिल्कुल नहीं करना है, ओके। अब क्यों नहीं करना है वो मैं बता रहा हूं। उसके अलावा तो अब सवाल उठता है करेंगे कैसे, तो हमेशा आपको, ओहो अरे पूरी गड़बड़ हो गई, ओके, एक्चुअली देखो इसको ठीक करते हैं। यहां पर देखो, आपको जब भी डाइल्यूशन करना है तो आप एसिड वाटर को कभी भी एसिड में डायरेक्टली नहीं डालोगे। तो सॉरी फॉर दैट, उसको ठीक कर लेना, ओके। वाटर को कभी भी आप एसिड में नहीं डालोगे, वाटर को कभी भी एसिड में नहीं डालोगे, ये बिल्कुल गलत प्रोसेस हो जाएगा। तो अब करना कैसे है, ओके, तो एसिड को हमेशा वाटर में डालना है। इफ यू वांट टू डाइल्यूट यू विल हैव टू पुट एसिड टू वाटर, ओके, एसिड को वाटर में डालना है। ये बिल्कुल सही प्रोसेस है, बट ये बिल्कुल ही गलत प्रोसेस है, आपको इसको बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। अब क्वेश्चन उठता है कि सर क्यों नहीं करना है। देखो एक्चुअली क्या होगा कि एसिड, आप यदि एक सोच के देखो कि एक यदि बीकर है हमारे पास और इसमें एसिड है, ठीक है, तो इसमें वाटर आएगा, तो आप जो पहले वाटर डालोगे तो वो थोड़ा सा वाटर जाएगा, तो क्योंकि ऑब्वियस बात है धीरे धीरे डालेंगे ना, तो वो जब डालोगे तो क्या होगा कि वो थोड़ा सा जो वाटर है वो जैसे ही जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, तो उतने ही वाटर जो है उस हीट को एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा, तो वो वाटर एक तरह से क्या होगा कि वेपराइज कर जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगी कि एसिड जो है, ओके, वो एसिड्स के स्प्लैशेस
यानी कि जो छींटे होते हैं या तो वो आपके कपड़े पर गिर जाएंगे या फिर आपके स्किन पे गिर जाएगा, और कभी कभी तो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि ये जो बीकर होगा यही क्रैक कर जाएगा, और उसकी वजह से हो सकता है कि लेबोरेटरी में ही एसिड जो है आपको गिर जाए, ओके, बिखर जाए, फैल जाए, तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर याद रखना है कि हमेशा हमें एसिड को वाटर में डालना है। एक्चुअली जब एसिड को आप वाटर में डालते हो तो थोड़े थोड़े एसिड को डालते हो और उसको मिलाते भी रहना है, ओके, ताकि जो हीट प्रोड्यूस हो वो वाटर एब्जॉर्ब करता चला जाए, ओके, और इस वजह से वहाँ पर फर्स्ट केस की तरह कोई भी रिजल्ट नहीं नजर आएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन डाइल्यूट। अच्छा देखो, ये कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड था ना, और आप लोग स्टैंडर्ड 9th में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन नाम का टॉपिक। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसे कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वाटर, कितनी सॉल्यूट डिजॉल्व है आपको सॉल्यूशन में, ओके, वाटर नहीं, सॉल्यूशन में, तो दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ओके। और इसके बेसिस पर आपको पता था कि दो तरह का सोल्यूशन होता है, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, एक होता है डाइल्यूट सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसमें आपको सॉल्यूट की मात्रा क्या हो, सॉल्यूट क्या हो, ज़्यादा हो, सॉल्यूट ज़्यादा हो, तो उसको कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम हो, डाइल्यूट। और ऑब्वियस बात है, यदि सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट होगा कॉन्सेंट्रेटेड में, सॉल्वेंट की का जो अमाउंट होगा वो कम हो जाएगा। जबकि डाइल्यूट में यदि बात करें तो सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा, कॉन्सेंट्रेटेड में सॉल्वेंट का अमाउंट कम, डाइल्यूट में सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा। तो ये हो गया हमारा एसिड्स वगैरह। तो ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछो, यदि वीडियो को आप देख रहे हो, समझ रहे हो तो। चलो अब इसको मिटाते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ओके। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था, एवोल्यूशन ऑफ गैस, ओके, उसी में आपको एसिड्स डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने कहा था कि अगले वीडियो में उसको कवर अप भी कर दूंगा, तो वो कर चुका हूं। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखो कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि वहां पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। देखो प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में एब्रिविएट करते हैं, इसकी एब्रिविएशन हो जाती है पीपीटी, ओके, कंप्यूटर वाली पीपीटी की बात नहीं कर रहा हूं, ओके। तो प्रेसिपिटेट को यहां डिनोट करते हैं हम लोग पीपीटी से। अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट होता क्या है, ओके। तो प्रेसिपिटेट इज बेसिकली इट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड, इट इज एन इनसॉल्युबल solid, okay, that separates from solution during what, chemical reaction। देखो बेसिकली आपका जो प्रेसिपिटेट होगा, ओके, वो एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो सोल्यूशन से अलग हो जाता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो दैट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट, ओके। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं या सिंपली आप बोल सकते हैं कि द इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, तो दैट इज द प्रेसिपिटेट। तो ये हो गया प्रेसिपिटेट का डेफिनेशन। अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर इक्वेशन में प्रेसिपिटेट को कैसे डिनोट करेंगे? तो पहले भी बता चुका हूँगा परहैप्स कि जो केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं, ओके, जो केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं, तो केमिकल इक्वेशंस में आप जो है एसिड्स को डिनोट करने, प्रेसिपिटेट को डिनोट करने के लिए या तो एस का यूज करो या फिर डाउनवर्ड एरो का यूज करो, ये ध्यान में रखना। अब देखो प्रेसिपिटेट को फॉर्म कैसे कर सकते हैं? तो देयर आर टू वेज ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, ओके। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का दो तरीका होता है, पीपीटी के फॉर्मेशन का दो तरीका होता है। सबसे पहले यहां पर बात करने जा रहे हैं, ओके, बाय मिक्सिंग टू एक्वस सॉल्यूशंस, ओके, दो एक्वस सॉल्यूशंस को मिला करके, दो एक्वस सॉल्यूशंस को मिला करके बात करेंगे कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कैसे होगा बाय मिक्सिंग टू एक्वस सॉल्यूशंस। देखो दो एक्वस सॉल्यूशन को मिला के करना है। सबसे जो पहला एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में भी आपको दिया हुआ है, दैट इज द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड, इट मीन्स
Ki. This is potassium iodide. Okay. Plus lead nitrate. It means PbNO3 whole 2. This is lead nitrate. तो ये फॉर्म करेगा आपको, दिस विल फॉर्म व्हाट, ये फॉर्म करेगा लेड आयोडाइड. इट विल फॉर्म लेड आयोडाइड PbI2. ओके. एंड बेसिकली ये आपको इंसॉल्युबल सॉलिड है तो इसलिए इसको एस से लिख देंगे. एंड नेक्स्ट इट विल फॉर्म पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 एक्वस. ओके. अब देखो, तो ये हो गया हमारा लेड आयोडाइड. दिस इज लेड आयोडाइड. ये जो लेड आयोडाइड है बेसिकली इसका कलर होता है येलो. ओके. इट इज अ येलो सॉलिड. ओके. तो ये आपको येलो कलर का होता है, जिसके वजह से आपको जो सोल्यूशन का कलर है, पहले ये दोनों ही जो सोल्यूशंस थे, इन दोनों ही सोल्यूशंस का कोई कलर नहीं, मतलब दे आर द क्लियर सोल्यूशंस. ओके. बट जब ये रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ तो ये फॉर्म कर देंगे लेड आयोडाइड नाम के प्रेसिपिटेट को, जिसका जो बेसिकली येलो कलर का होगा. तो वी विल से दैट द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड. ओके. यहां पर आपको लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है. ओके. अब देख लेते हैं कि क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं. तो इसको बैलेंस कर लेते हैं. देखो यहाँ पर पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1 है, बिल्कुल सही है. आयोडीन यहाँ पर 1 है बट यहाँ पर 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने लिख दिया यहाँ पर 2. तो आयोडीन तो हो गया बट पोटेशियम गड़बड़ हो रहा, तो पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिख दो 2. अब चलो आगे बढ़ते हैं. देखो लेड यहाँ पर 1 है, लेड यहाँ पर 1 है. यदि नाइट्रोजन देखें तो 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पर देख लो, यहाँ 2. ओके. यहाँ नाइट्रोजन 2 है. ऑक्सीजन देखो 3 2 जा 6, यहाँ पर आपको 6 है. तो ये बिल्कुल ही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. तो इस वाले रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इस रिएक्शन में आपको प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा, वो भी येलो कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा. और यदि आप गौर से देखें तो इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक भी नजर आ रही है, दैट इज द चेंज इन कलर, जो बस इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के बाद डिस्कस करने जा रहे हैं. तो ऐसे भी केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें एक से ज्यादा आपको कैरेक्टरिस्टिक नजर आ जाता है. जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट तो है ही यहाँ पर, उसके अलावा चेंज इन कलर भी एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर नजर आ सकता है. अब यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल पर आ जाते हैं. देखो सेकेंड एग्जाम्पल की यदि बात करूं, ओके, सेकेंड एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं. तो सेकेंड एग्जाम्पल में हो जाएगा आपको, ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर रहा हूं. तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग लेंगे बेरियम क्लोराइड. बेरियम क्लोराइड BaCl2. ओके. बेरियम क्लोराइड, दिस इज बेरियम क्लोराइड. और ये रिएक्ट करेगा आपको, इट विल रिएक्ट विथ व्हाट, सल्फ्यूरिक एसिड. ओके. ये रिएक्ट करेगा किस चीज के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, है ना. देखो तो उधर जगह नहीं है, उसको मैं मिटा नहीं रहा हूं अभी, तो इसलिए डाउन कार्ड करके लिख दे रहा हूं. बट रिएक्शन जो होता है हमेशा आपको एक लाइन में ही लिखनी है. तो यहां पर देख लो BaCl2 प्लस H2SO4 जो है, तो ये फॉर्म करेगा BaSO4. ओके. और प्लस ये फॉर्म करेगा आपको HCl. ये जो BaSO4 है यानी कि ये जो बेरियम सल्फेट जो फॉर्म होगा, ओके, बेसिकली ये आपको जो है वाइट PPT है. ओके. वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, यानी कि इसको डिनोट करेंगे S से. और ये जो HCl है ये आपको एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में रह जाएगा, तो एक क्यों लिखेंगे, है ना. दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो लिखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से. अब इसको करते हैं बैलेंस. ओके. देखो यहाँ पर बेरियम 1, बेरियम यहाँ पर बेरियम 1, यहाँ पर बेरियम 1, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लिख दिया 2. तो यहाँ पर क्लोरीन तो हो गया बराबर. अब जरा देखो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन 2 है. ओके. ठीक. यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस्ड. सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4. तो अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई भी कर रहा. तो यहां पर दोनों में देखें तो दोनों जगह ही एक्वस सॉल्यूशंस मिल करके प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहे थे. तो यदि पूछा जाए कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, तो दिस द रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय
द फॉर्मेशन ऑफ अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो याद रखोगे। अब जो आखिरी एग्जांपल मैं दे रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में, एग्जांपल नंबर 3 नहीं, बेसिकली दूसरा मेथड बता रहा हूं कि एक तो हो गया था फॉर्मेशन ऑफ बाय मिक्सिंग टू एक्वा सॉल्यूशन, और दूसरा होता है बाय पासिंग अ गैस, बाय पासिंग अ गैस थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन, थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो किसी एक्वस सॉल्यूशन से आप गैस को पास करवा करके, तो देखो ये रिएक्शन जो अभी मैं लिखने जा रहा हूं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ओके, देखो कैसे। तो स्लैग्ड लाइम यानी कि लाइम वाटर, यानी कि जिसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ओके, ये एक्वस है ना। आप इसमें क्या करोगे, है ना, ये क्लियर सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाते हो, याद आ रहा, ऑलरेडी पढ़ चुके हो हम लोग एवोल्यूशन ऑफ गैस में ही, तो ये CaOH2 जो है और CO2 जो है, ये जब रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कॉमन नेम लाइम स्टोन, चॉक या मार्बल भी कहते हैं, है ना। तो और फॉर्म करेगा वाटर H2O, तो ये लिख दो लिक्विड। ये जो CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, बेसिकली दिस इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। ओके, PPT। तो इसको डिनोट करेंगे डाउनवर्ड एरो से, ऑलरेडी बता चुका हूँ, या तो ऐसे या डाउनवर्ड एरो से, तो बिल्कुल सही है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं। देखो कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, बिल्कुल सही है। ओके, ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 2 और 2 4 है, यहाँ पर देखो 3 और 1 4 है, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, बैलेंस्ड। कार्बन यहाँ पर 1 है, कार्बन यहाँ पर 1 है, तो ये हो गया बैलेंस्ड। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में जो 3 सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो दिया जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो ये हम लोग अब कर चुके हैं। तो अब हम लोग अगली कैरेक्टरिस्टिक पर डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज द चेंज इन कलर। ओके, तो इसको अब मिटाते हैं। तो देखो, अब चेंज इन कलर मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसका आपको पता तब चलता है जब उसमें कलर का चेंज हो रहा हो। जैसे यदि आपको आम की यदि बात करते हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि आम जो है पक गया है। ओके, तो हम देखते हैं कि जो आम का जो छिलका यानी कि जो स्किन है, जब वो ग्रीन से येलोइश कलर का हो जाता है, रेडिश येलो कलर का हो जाता है, तो हम कहते हैं कि आम पक चुका है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपको कलर ही चेंज करती है, और उससे आपको पता चलता है कि रिएक्शन हुआ है। जैसे अभी जस्ट मैंने आपको लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड वाला रिएक्शन बताया था, जिसमें आपको सोल्यूशन का कलर चेंज हो गया था क्लियर टू येलो, तो वो भी एक एग्जांपल है। बट अभी हम लोग 2 नए एग्जांपल्स लेंगे। तो जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपको चेंज इन कलर। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1, reaction between potassium permanganate KMnO4, potassium permanganate। देखो पोटेशियम परमैंगनेट जो है बेसिकली ये पर्पल कलर का होगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट का जो सोल्यूशन है, ओके, उसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, सिट्रिक एसिड के साथ। सिट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H8O7, ये हो गया हमारा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहाँ से मिलेगा, तो देखो सिट्रिक एसिड हमारे डे टू डे लाइफ में प्रेजेंट है आराम से। जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ओके, जैसे कि लेमन यदि सबसे कॉमनली अवेलेबल है, तो हम उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट का जो सोल्यूशन है, उसमें हम लोग कुछ ड्रॉप्स लेमन के डाल देंगे। ओके, वी विल पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, ओके, that contains citric acid. Then we will observe that the color of the solution will change from purple to colorless. The color of the solution will change from purple to colorless because ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा C6H5K3O7, okay, aqueous, and along with that it will form HMNO4। ठीक है,
अब ये देखो जो C6H5K3O7 है, दिस इज कॉल्ड पोटाशियम, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम सिट्रेट, दिस इज पोटेशियम सिट्रेट, याद रखना। और ये जो है HMNO4 जो है, दिस इज कॉल्ड पर मैंगनिक एसिड, दिस इज कॉल्ड पर मैंगनेट एसिड, तो याद रखेंगे। अब जरा इसको देख लेते हैं कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। देखो वहां पर डायरेक्टली देख सकते हैं, यहाँ पोटेशियम 1 है, वहां पर पोटेशियम 3 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पोटेशियम को ही बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पोटेशियम को बैलेंस करेंगे, यहां पोटेशियम यहां पर लगा देंगे 3, तो वहां हो गया बैलेंस्ड। अब देखो Mn जो हो जा रहा है 3 हो जा रहा, और जबकि यहां पर Mn क्या है 1 है, तो यहां पर प्लेस कर दीजिए 3, हो गया बैलेंस्ड। अब देखो ऑक्सीजन कितना है 14 और प्लस 7 21। अब वहां पर देखें तो 7 और 12 41, सही है, बैलेंस्ड है। अब देखो यहां पर कार्बन देखो 6 है 6 है, हाइड्रोजन देखो यहां पर 8 है, यहां पर 5 और प्लस 3 8 है, उसके अलावा सारी चीजें बैलेंस्ड है। तो ये आपको पहला एग्जाम्पल था चेंज इन कलर का, जिसमें आपको देख रहे थे कि जब रिएक्ट कर रहा पोटेशियम पर मैग्नेट तो वहां पर कलर पर्पल से कलरलेस हो जा रहा है। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो पहले इसको हम मिटा लेते हैं और फिर हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल की भी बात करेंगे। ओके, ये देखो ये सेकेंड एग्जाम्पल जो है, ओके, सेकेंड एग्जाम्पल को करने से पहले आप 2-3 टर्म्स भी समझ लेंगे इसी के साथ। तो अभी हम लोग बेसिकली स्टडी करने जा रहे हैं रिएक्शन बिटवीन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ओके एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ओके, इन दोनों के रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। देखो पहले बात कर लेते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की। तो बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब देख लो, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम का होता है वैलेंसी 1+, डाइक्रोमेट Cr2O7 इसकी वैलेंसी होती है 2-, क्रॉस ओवर करो, फॉर्मूला आ गया पोटेशियम डाइक्रोमेट का, क्या हो जाएगा K2Cr2O7। सल्फ्यूरिक एसिड सबको पता है H2SO4 होता है। चलो एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखो कि इसकी जो सोल्यूशन है, यानी कि ये जो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसका कलर होता है ऑरेंज। ओके, इट इज ऑरेंज इन कलर। उसके अलावा एक छोटी सी चीज और याद रखो कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ओके, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? तो ये सब जब हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिस्कस करेंगे तो वहां पर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल याद रख लो। और देखो इसका यूज ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चैप्टर 1 में नहीं हो रहा है, बट जब चैप्टर 4 आप लोग पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड, तो वहां पर आपको इसके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो अभी देख लो, अब लिख लेते हैं। तो हमारा हो गया यहाँ पर K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ठीक है, उसकी और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जब रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म व्हाट? इट विल फॉर्म K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल 3 प्लस H2O। अब देखो इसको पहले इसका मेकअप कर देते हैं, इंफॉर्मेटिव बना लेते हैं। ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये गैस, ये एक्वस, ये भी एक्वस, और ये जो होगा लिक्विड। अब चलो इसको करते हैं बैलेंस। यार देखो पोटेशियम 2 है ना, यहाँ पर पोटेशियम 2 है, यहाँ पर भी पोटेशियम 2 है, क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 है,
ऑक्सीजन देखो 7 4 11 एंड +2 13 है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 4 12 16 117 है। चलिए बढ़िया। ओके, तो ऑक्सीजन को करने की ज़रूरत है, बैलेंस करेंगे। आगे भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है। सल्फर देखो S यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 2 है, जबकि यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, तो ये 4 है। तो यहाँ पर लगा देते हैं 3, तो देखो सल्फर हो गया बैलेंस्ड, 4 हो गया। अब ज़रा देखते हैं अब क्या बाकी रह गया। ऑक्सीजन को फिर से देखते हैं एक बार करके। यहाँ पर 7 4 11 एंड +6 17, और यहाँ पर देख लो 4 12 16 117, तो ये हो गया बैलेंस्ड, है ना। तो देखो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ जो एसिडिफाइड पोटेशियम का जो ऑरेंज कलर था, ये जो सोल्यूशन का जो ऑरेंज कलर है ना, ये ऑरेंज से आपको किस कलर में बदल जा रहा, इट विल चेंज फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन कलर। ओके, तो यहाँ पर इस इक्वेशन की, इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो सोल्यूशन की जो कलर है, रिएक्शन की जो कलर हो रही है ऑरेंज टू क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है ग्रीन। ये है आपको पोटेशियम सल्फेट, याद रखिएगा, दिस इज पोटेशियम सल्फेट। ओके, और ये जो है आपको ये है क्रोमियम सल्फेट, दिस इज क्रोमियम सल्फेट। ओके, चलो तो ये हो गया, है ना। अब देखो क्रोमियम की वैलेंसी क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए आपको याद रखिए क्रोमियम, देखो क्रोमियम नहीं पता है मान लो, लेकिन तुम्हें सल्फेट का पता है कि सल्फेट का क्या होता है 2-। तो यहाँ देखो फॉर्मूला क्या है Cr2SO4 तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए। ओके, यहाँ पर आपको ये आपको Cr3 क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा, यहाँ पर 3+, इसका हो जाएगा 2-, तो ये हो गया, आपको करोगे क्रॉस ओवर तो ये हो जाएगा Cr2SO4 तो ये था आपको चेंज इन कलर। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो बस इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग और पढ़ लीजिएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, देखिए मैं जितनी भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ कि मैं चीज़ों को इन डेप्थ पढ़ाने में यकीन करता हूँ। ओके, आई डू नॉट वॉन्ट कि सिर्फ टॉपिक्स को ख़त्म करना मेरा टारगेट रहता है। मेरा टारगेट है कि आपको टॉपिक भी ख़त्म करना है एंड आपको टॉपिक के बारे में एक जो कॉम्प्रिहेंसिव उसका आपको समझ भी होना चाहिए, अच्छी समझ भी होनी चाहिए। तो आप इसको अच्छे से देखें, समझें, एंड यदि आपको पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब तो कर ही लो, एंड नोटिफिकेशंस यदि चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करो। एंड इफ़ यू थिंक दैट कि हाँ सर का कंटेंट वर्थ है, एंड इफ़ यू वांट टू शेयर टू योर फ्रेंड्स, definitely share it. Okay, that always gives a kind of appreciation, that works as a appreciation for me कि हाँ okay कि अब बच्चे मेरे से बेनिफिट ले रहे हैं। okay, and that gives a confidence कि चलो हाँ सही है सब चीज़ें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तब तक पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, and just keep learning and keep signing. Bye bye, take care.